बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है कि एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बल्कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो फिर हमें बताओ कि हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आज का हमारा मकसद है। तो पहले हम क्या पढ़ के आ चुके हैं वो चीज़ देखें। ठीक है, इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो इंशाल्लाह हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास मास m1 है, ये हमारे पास मास m2 है। ठीक है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस इसका x1 था और ये इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास x2 था और सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर दरमियान में आता था। ठीक है, और उसके लिए xcm की वैल्यू हमने फाइंड की। ठीक है, ये वन डायमेंशन के लिए था, ओनली x एक्सिस में। तो उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, xcm इज़ इक्वल टू 1/m और m1 x1 प्लस m2 x2। ठीक है, वेयर m हमारे पास क्या था, स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके कैपिटल M आया था। ये तो थी हमारे पास पुरानी कहानी। अब न्यू कहानी की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये वन डायमेंशन में पड़े हुए थे। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टू डायमेंशन में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है y और यहाँ पर कहीं पर है m1 और मान लो यहाँ पर कहीं, इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं है m1 और यहाँ पर कहीं है m2। ठीक हो गया। और आपने बताना है कि सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर है, तो फिर हम इसको कैसे फाइंड करें। लेकिन पहले ये वन डायमेंशन में था, अब टू डायमेंशन में है। अब x और y एक्सिस दोनों में है, तो फिर बताओ कैसे है। बस फॉर एग्जांपल ये दीवार है, ये पूरी दीवार हमारे पास टू डायमेंशनल है। एक m1 यहाँ पर रख दो, एक m2 वहाँ पर रख दो और ओरिजिन कहीं यहाँ पर ले लो। तो बताओ हमारे पास इन दोनों m1 और m2 के दरमियान कहाँ पर सेंटर ऑफ मास आएगा, वो हमें बताओ। ठीक है, तो फिर हम x एक्सिस के लिए अलग, y एक्सिस के लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास m1 है, ये x एक्सिस में कितना है x1, y में कितना है y1 और m2 है, ये x एक्सिस में कितना है x2 और y एक्सिस में कितना है y2 है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैं ओरिजिन लेता हूँ, ये पार्टिकल एक मास हमारे पास है m1 बैठा हुआ है। तो बताओ x में मैं कितना चलूँ, y में मैं कितना चलूँ कि m1 आ जाए। x में मैं कितना चलूँ, y में मैं कितना चलूँ तो हमारे पास m1 आ जाए। तो x में x1 चला, y में y1 चला, तो इस वजह से m1 तक पहुँचने के लिए मुझे x1 y1 कवर करना पड़ेगा और m2 तक पहुँचने के लिए x2 y2 कवर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब सेंटर ऑफ मास के लिए मान लो यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास xcm, वो हमारे पास कितना होगा वो चीज़ देखें। xcm इज़ इक्वल टू, सिर्फ x एक्सिस के लिए भी निकालने वाला हो, वो कितना आएगा 1/m। अभी जंतर मंतर लगेगा, आगे जाके मज़ा आएगा। हमारे पास m1 x1 प्लस m2 x2 आ जाएगा। ओके हो गया, ओके हो गया, डन हो गया, अभी डन हो गया। अच्छा, y में कितना है, ycm इज़ इक्वल टू 1/m और यहाँ पर अब हम लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2। ठीक है, तो इस तरह सेंटर ऑफ मास के हम xcm कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, ycm फाइंड करूंगा, तो मेरे पास निकल आएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इन टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जब वो x और y एक्सिस में पड़े हुए हैं। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं x में चलूँगा xcm, y में चलूँगा ycm। तो अगर xcm मुझे पता हो, ycm मुझे पता हो, तो मैं बता सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। डन हो गया। अच्छा, अब इसके ना इसी से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। मैं कहता हूं कि अब एक मैस नहीं है, तीन मैसेज हैं, m3 भी इन्वॉल्व कर लो। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास यहां पर नहीं आएगा, कहीं और आएगा। अब यहां पर एक्सिस कौन सा, अब यहां पर आएगा x3 y3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए यहां पर आप क्या करोगे, m3 x3 और यहां पर आप क्या कर दोगे, m3 y3 कर दोगे। यहाँ तक ओके है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की तरफ पहुँच रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अच्छा मान लो अब ये जो तीनों पार्टिकल है ना, तीनों मैसेज हैं, ये हमारे पास थ्री डायमेंशन में पड़े हैं। अब मैंने z एक्सिस भी इन्वॉल्व कर दिया
कि अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पर पार्टिकल है तो बताओ x में कितना चलूँ, y में कितना चलूँ, z में कितना चलूँ कि मैं पार्टिकल m1 तक पहुँच सकूँ। ये m2 है, x में कितना चलूँ, y में कितना चलूँ, z में कितना चलूँ कि m2 तक पहुँच सकूँ। तो पहले दीवार पे था, अब कहीं यहाँ पर स्पेस में है। तो अब मुझे बताओ कि 3 डायमेंशन में है तो अब इन तक मैं कैसे पहुँचूँ। तो पता है क्या करना है, z एक्सिस भी बीच में इन्वॉल्व कर देना है। अब ZCM मतलब सेंटर ऑफ मास तक पहुँचने के लिए पहले आपको XCM पता होना चाहिए, YCM पता होना चाहिए। बताओ ZCM कितना कवर करूँ। तो ZCM कवर करने के लिए 1/m पहले पता होना चाहिए, m1 Z1 प्लस m2 Z2 प्लस m3 Z3। तो पहले मैं ZCM फाइंड करूँगा, फिर मैं YCM फाइंड करूँगा, फिर मैं XCM, उल्टा चल रहा हूँ दूसरी तरह, पहले XCM फिर YCM फिर ZCM। अगर ये तीनों पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, लेकिन क्या 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए, ठीक है, 1, 2 और 3 है जस्ट, जिनका मास कितना है m1 m2 और m3। अच्छा अब हम नेक्स्ट मज़ीद चलते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक पार्टिकल नहीं है, मेरे पास 2 पार्टिकल नहीं है, मेरे पास ढेरों पार्टिकल है ठीक है, m1 है, m2 है, m3 है, ये m4 5 6 7 8 9 अप टू mn। अब ये हमारे पास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, किसमें 3 डायमेंशनल में। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करोगे। फिर से वही, पहले मैं XCM फाइंड करूँगा, XCM फिर मैं YCM फिर ZCM, कितना उसमें चलूँ। तो मुझे पता चलेगा अच्छा भाई ये सारे पार्टिकल्स 1 2 3 4 ये पड़े हुए हैं, इसमें यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, ये m1 m2 m3 m4 m5 m6, यहाँ पर दरमियान में कहीं यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास। तो कितना XCM कितना चला, YCM कितना चला, ZCM कितना चला, भाई हमें पता चल गया। तो ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं इसी को मॉडिफाई करने वाला हूँ उस डायग्राम के लिए, ठीक है, ठीक है, इस डायग्राम के लिए मैं इसी को मॉडिफाई करने वाला हूँ। मैं पता क्या करूँगा, XCM को 1 और YM, ये अब मास m1, इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है x1 m2 x2 m3 x3। अब मैं इसको कर दूंगा अप टू mn xn। अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, पहले 2 पार्टिकल के लिए देखा, फिर 3 पार्टिकल के लिए देखा, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखा। अच्छा ये क्या होगा mn yn, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा mn zn। यहाँ तक ओके है। तो XCM भी फाइंड हो जाएगा, YCM भी फाइंड हो जाएगा, ZCM भी फाइंड हो जाएगा। डन है यहाँ तक। अब इसको शॉर्ट में पता कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में इतना लंबा लिखने के बजाय आप लिखो 1/m सबमिशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और mi/xi, वेयर i इज इंटरवल। इंटरवल कहाँ, 1 से लेकर n तक, भाई जितने भी मैसेज आपने इन्वॉल्व किए हैं। सेम इसी तरह इसको भी लिख दो कैसे, 1/m सबमिशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और mi/yi। सेम इसी तरह इसको भी लिख दो 1/m सबमिशन कहाँ से, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और mi/zi। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके है। अच्छा अब लिमिटिंग केस के लिए हम पता क्या करते हैं, वैसे तो लिमिटिंग केस किसके नीचे ही आपने लिखना है। लिमिटिंग केस के लिए देखो, लिमिटिंग केस के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं और क्या करते हैं, आपके ना आगे एप्लीकेशन में ये होगा कि आप पूरा रॉड ऐसे लेंगे, रॉड में एक छोटू सा मास m कंसीडर करेंगे जिसका मास dm होगा, तो फिर आप उसके लिए किस तरह से इस फार्मूले को मॉडिफाई करेंगे वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर उस रॉड को क्या करेंगे, छोटे छोटे मैसेज में आपने कन्वर्ट करें, dm1 dm2 dm3 dm4 dm5 dm6 dm6 7 8 9 10। तो छोटे छोटे ना उस रॉड पे आपने dm करने हैं, और उन सब को जब मिला देंगे तो आप क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे आगे एप्लीकेशंस में जाकर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि उसको लिमिटाइज कर देना, छोटे छोटे मैसेज में उसको काट देना, तो फिर सबको इंटीग्रेट कर देना। यहाँ पर वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इसी को करने वाले हैं, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे, 1/m क्या आएगा, XCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर m तक, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x dm। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x dm आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना हम एक और काम भी करते हैं लिमिट लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा मैं ना आगे स्टेप करता जा रहा हूँ, आपने इसके ना नीचे स्टेप करने हैं, ठीक है। लिमिटिंग केस में ना हम इसको एक और फॉर्म भी देते हैं,
वो हम किस तरह से फॉर्म देते हैं वो चीज़ देखो। हम कहते हैं, हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं लिमिट डेल्टा m अप्रोचेस टू 0, ठीक हो गया, जो m है वो अप्रोचेस टू 0 है, और हम कर देते हैं 1/m सबमिशन ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और डेल एम आई और एक्स आई। सर ये क्या कर रहे हो भाई, लिमिट अप्लाई कर दी है कि अगर हम कोई बड़ी सी चीज़ लें उसको छोटे छोटे मैसेज में कन्वर्ट करें तो फिर हम इस तरह से इस फार्मूले को इस तरह से मोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं, लिमिट डेल्टा m अप्रोचेस टू 0 और 1/m, और यहाँ पर क्या आएगा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और डेल्टा m i और y i आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम कैसे करेंगे, लिमिट डेल्टा m अप्रोचेस टू 0 1/m और i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और डेल्टा m i और z i, ठीक हो गया। तो पहले आपने ये स्टेप करना है, उसके नीचे ये स्टेप करना है, उसके नीचे ये, फिर आपने ये सारा लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है, उसके नीचे ये, फिर आपने ये सारा लिखना है, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, ठीक है। मैं उसको सामने लिखता जा रहा हूँ, आपने उसको नीचे नीचे लिखना है। अब हम आते हैं वो ऊपर वाले की तरफ, ठीक है। 4 फॉर्म है, 1 2 3। इंटीग्रल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखते हैं। इसी को ना इंटीग्रल की फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, कुछ इस तरह, और YCM को कैसे लिख देते हैं, 1/m इंटीग्रल ऑफ y dm और 0 से लेकर m तक, ठीक है। और ZCM को कैसे हम लिख देते हैं, ZCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर m तक और ZDM। यहाँ तक ओके है, डन है, ठीक है। तो हमने किया क्या है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए वही सेंटर ऑफ मास वाला फार्मूला लगाया, इसको शॉर्ट करके हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम कह रहे हैं कि अगर डेल्टा m अप्रोचेस टू 0 हो जाए तो फार्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा, और इसी को हम इंटीग्रल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह y एक्सिस में क्या है, YCM के लिए सारा y एक्सिस में निकाला, फिर उसको छोटा सा करके ये लिखा, लिमिट लगा के ये लिखा, और इंटीग्रल की फॉर्म में ये लिख दिया। सेम इसी तरह हमने z एक्सिस के साथ भी किया, तो XCM भी फाइंड हो जाएगा, YCM भी, ZCM भी, तो हमें पता चल जाएगा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। यहाँ तक ओके है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है। तो ऐसे आएंगे 1 2 3 4 XCM के लिए, YCM के लिए 1 2 3 4, फिर ZCM के लिए 1 2 3 4, तो टोटल आपके 12 स्टेप इस तरह से बन जाएंगे, ठीक हो गया। अब लास्ट में ना, लास्ट में इसको भी शॉर्ट कर दो ना। देखो, अगर ना हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक हो गया, और हमारे पास यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है, मान लो यहाँ पर m3 है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास तक एक वेक्टर खींचो जिसको हम r पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं। अब ये r पोजीशन वेक्टर देखो XCM में भी है, YCM में भी है, और ZCM में भी है। यानी देखो ये जो हमने पोजीशन वेक्टर खींचे है ना, किस तक, सेंटर ऑफ मास तक, XCM में भी है, YCM में भी है, ZCM में भी है। ये किया हमने पता क्यों है, क्योंकि अब हम इसको ना एक जर्नल फॉर्म देने वाले हैं। बजाय ये कि XCM, YCM, ZCM, हम इसको एक जर्नल फॉर्म दे देते हैं। अब वो जर्नल फॉर्म क्या होगी वो चीज़ देखो, वो हम देते हैं RCM इज इक्वल टू, इसमें वो सारे आ जाएंगे, XCM, YCM, ZCM, वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। RCM इज इक्वल टू 1/m सबमिशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और MIRI, बस ये जर्नल फॉर्म है। ये क्या है, जर्नल फॉर्म है, ठीक हो गया। RI में भी आएंगे XCM, YCM, ZCM, ठीक है, उसको जर्नल फॉर्म दे दिया, RCM इज इक्वल टू 1/m MIRI। डन है यहाँ तक, ओके है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आप देखते हैं, हम इसको रेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही। अगर हम कहते हैं कि बताओ हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमें बताओ
कि सिस्टम को मूव करा दें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करना पता है क्या है, सिंपल हमने जस्ट इतना करना है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो dr/cm डिवाइडेड बाई dt इज़ इक्वल टू वेलोसिटी आ जाएगी v/cm। देखो वेलोसिटी निकालनी तो हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी हमारे पास कुछ इसी तरह से है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो इज़ इक्वल टू 1/m और सबमिशन ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा mi। तो उसी तरह r को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा vi। तो ये हमारे पास रिलेशन है v/cm इज़ इक्वल टू 1/m सबमिशन ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक और mi vi, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसी तरह आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट से फिर डिफरेंशिएट कर दें, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो ACM, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, याद रखना है सारे, मतलब वो पार्टिकल्स का नहीं। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ ना dv/cm डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम करेंगे 1/m सबमिशन ऑफ mi a i आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब m को अगर इधर हम मल्टीप्लाई करा दें तो MACM इज़ इक्वल टू सबमिशन ऑफ mi a i। तो ये हमारे पास नेट फोर्स नहीं बनती, F इज़ इक्वल टू MA। ठीक है, क्योंकि सबमिशन का साथ में साइन है। तो MACM इज़ इक्वल टू F, जो हमारे पास कौन सी, नेट फोर्स। यही हमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी नहीं कहता, यही हमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी कहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब भी एक्सेलरेशन निकालना होता है ना, तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं। जैसे देखो ये पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है और ये क्या कर रही है, विद वेलोसिटी v, ठीक है, इस तरह मूव कर रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी इसमें आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे कितनी नेट फोर्स लग रही है ये देखते हैं, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है वो चीज़ देख लेते हैं। और m क्या है, सेंटर ऑफ मास को हम एज अ पार्टिकल डील करते हैं, ये उसका मास m है। ठीक है, आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या है कि जिसमें ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये वो कैपिटल m है। ACM सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, देखो दरमियान में कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा ना, जब ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहे हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, और F नेट फोर्स उस सेंटर ऑफ मास पे अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो फिर हमारे पास ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, आपने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू ma। उसमें a क्या है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। ओके हो गया, ये चीज़ याद रहेगी। अब इसमें ना आखिरी बात हम करते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो फिर अगर बॉडी है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास है कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रही, लेकिन इंटरनल फोर्सेस हैं। ओके हो गया, तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी इस पे, 0। ठीक है, यानी जो नेट फोर्स इस सिस्टम पे कर रहे हैं या जो सेंटर ऑफ मास पे कर रहे हैं वो नेट फोर्स क्या है, वो 0 है। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, 0 होगी, और जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन किस केस में, अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से मिसकंसेप्शन एक होती है कि अगर हमारे पास F नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो जो नेट फोर्स है वो 0 है। ओके है, इसी तरह जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल नहीं, वो तो लग ही नहीं रही,
तो जो पार्टिकल है वो अंदर एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका एक्सलेरेशन नहीं होगा। भाई उनका एक्सलेरेशन होगा, उनका एक्सलेरेशन क्या है, होगा, लेकिन हो सकता है एक एक्सलेरेशन इस डायरेक्शन में हो, एक एक्सलेरेशन इस डायरेक्शन में हो। नेट एक्सलेरेशन क्या है, ज़ीरो है। तो जो सेंटर ऑफ मैस है, जो सेंटर ऑफ मैस का जो एक्सलेरेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उसका कोई एक्सलेरेशन नहीं होगा। लेकिन किस केस में, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो सेंटर ऑफ मैस पे जो नेट फोर्स है वो भी ज़ीरो नहीं होगी, और जो उसका जो एक्सलेरेशन है ACM वो भी हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितने F=m में, इसमें जो ACM है वो सेंटर ऑफ मैस का हम देखते हैं, ये नहीं कि सारे पार्टिकल्स का वो एक्सलेरेशन ये नहीं, सेंटर ऑफ मैस का एक्सलेरेशन उसमें होता है ACM, F=ma, उसमें जो A होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।